तारीख 17 जुलाई 2023। जगह मुरादाबाद की पोस्को अदालत। अदालत में लगभग सारे लोग मौजूद हो चुके थे और सबकी निगाहें जज साहब के ऊपर टिकी हुई थी। हर व्यक्ति एक दूसरे से बातचीत कर रहा था कि न जाने जज साहब आज कौन सा फैसला सुनाने वाले हैं। जज साहब के सामने कटघरे में एक व्यक्ति खड़ा होता है। जज साहब उस व्यक्ति की तरफ देखते हुए अपना फैसला सुनाते हैं। जज साहब कहते हैं कि इस व्यक्ति ने ऐसी गुनाह किया है जो कतई माफ़ी के लायक नहीं है, इसलिए अदालत इस मुलजिम को 20 साल की सज़ा सुनाती है और साथ ही साथ 80,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है। जज साहब जैसे ही अपना फैसला सुनाते हैं, पूरी अदालत तालियों की आवाज़ से गूंज उठता है। लेकिन जब यह खबर सोशल मीडिया से लेकर अखबारों के माध्यम से लोगों के सामने पहुंचता है तो हर व्यक्ति के सामने सिर्फ एक ही सवाल होता है कि आखिरकार इस व्यक्ति ने ऐसी कौन सी गुनाह कर दिया कि जज साहब ने इसे इतनी कड़ी सज़ा सुना दिया। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये कहीं ना कहीं इंसानियत को भी शर्मसार कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है मुरादाबाद और इसी मुरादाबाद का एक थाना पड़ता है पकबड़ा। पकबड़ा थाने के अंतर्गत एक गांव आता है रतनपुर कला और इसी रतनपुर कला गांव का रहने वाला बलबीर जिसकी उम्र है लगभग 36 साल के आसपास। बलबीर की पत्नी का नाम रीमा जिसकी उम्र है 32 साल। बलबीर के टोटल 4 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटियां और 2 बेटे। बलबीर के पास अच्छा खासा संपत्ति नहीं है, बल्कि ढेरों सारी ज़मीन भी है। लेकिन बलबीर के अंदर एक बहुत ही बुरी आदत होती है। शाम के वक्त जब भी घर पे आता है, अक्सर दारू शराब पी कर के ही घर पे आता है। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से ठीक लगभग 5 साल पहले, साल 2018 में। बलबीर की पत्नी रीमा जब अपने सबसे छोटी बेटी सीमा को जन्म देती है। सीमा जैसे इस दुनिया में आती है, उसके बाद से बलबीर अपनी पत्नी की देखरेख करने के लिए अपनी बुआ की बेटी संगीता को अपने घर पे बुला लेता है। संगीता जिसकी उम्र है लगभग 16 साल के आसपास। संगीता बलबीर की पत्नी की बेहतर तरीके से देखभाल करती है। लेकिन एक दिन बलबीर जब शाम के वक्त घर पे आता है, काफ़ी नशे की हालत में आता है और उसी नशे की हालत में संगीता के साथ में ज़बरदस्ती दुष्कर्म कर देता है। उस वक्त संगीता बलबीर की काफ़ी विरोध करती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन संगीता की एक भी आवाज़ बलबीर के कानों तक नहीं पहुंचती है। उसके दिमाग में इस कदर से शैतान हावी हो जाता है कि आखिरकार ज़बरदस्ती संगीता के साथ दुष्कर्म कर ही देता है। लेकिन जैसी इस बात की जानकारी बलबीर की पत्नी को जब मालूम चलता है तो रीमा इस बात से इस कदर से नाराज़ हो जाती है कि अपने तीनों बच्चों को अपने पति के पास छोड़ देती है और अपने सबसे छोटी बेटी सीमा को साथ लेकर अपने मायके चली जाती है। इधर सीमा जब अपने मायके में चली जाती है, इस बात की जानकारी गांव वालों को भी मालूम चल जाता है। दरअसल गांव वालों को जब मालूम चलता है कि सीमा अपने पति को छोड़ करके मायके चली गई है, गांव वालों को जब ये मालूम चलता है कि बलबीर ने अपनी बुआ की बेटी संगीता के साथ ही ज़बरदस्ती कर दिया है, इस बात से गाँव वाले इस कदर से नाराज़ हो जाते हैं कि बलबीर का हुक्का पानी बंद कर देते हैं। इधर रीमा जब अपने मायके में चली जाती है तो अपने पति से इस कदर से नाराज़ हो जाती है कि दोबारा उससे कभी कांटेक्ट ही नहीं करती है। इधर बलबीर की हालत इस कदर से खस्ता हो जाती है कि आखिरकार एक फैसला लेता है, अपने रतनपुर गांव की सारी संपत्ति लगभग 2 करोड़ में बेच देता है और फिर अपने तीनों बच्चों को लेकर वहां से कांसीराम कॉलोनी में जाकर के शिफ्ट हो जाता है। कांसीराम कॉलोनी जो मझोला थाने के अंतर्गत आता है। बलबीर अपने तीनों बच्चों को लेकर के अपने साथ में जाता है, जिसमें उसकी बड़ी बेटी नीलम है। नीलम जिसकी उम्र है लगभग 11 साल। कांसीराम कॉलोनी में जाकर के एक मकान खरीद करके बलबीर अपने बच्चों के साथ रहने लगता है। उसके बाद से बलबीर अपनी पत्नी से कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन रीमा उसे कोई जवाब ही नहीं देती है। इसलिए बलबीर भी अपनी पत्नी को लेकर के काफ़ी परेशान रहने लगता है। पहले से तो शराब पी ही रहा था, अब और भी काफ़ी मात्रा में शराब पीने लगता है। एक दिन बलबीर जब फिर से नशे के हालत में घर पे पहुंचता है, बलबीर के दिमाग में इस कदर से शैतान हावी हो जाता है कि उसे अपनी 11 साल की बेटी भी नहीं दिखाई देती है, बल्कि बलबीर अपनी 11 साल की बेटी नीलम को भी नहीं छोड़ता है। नीलम के साथ ज़बरदस्ती कर देता है। जब अपनी बेटी के साथ में ज़बरदस्ती करता है तो नीलम भी इसका काफ़ी विरोध करती है। लेकिन बलबीर के दिमाग में इस कदर से शैतान हावी हो जाता है कि उसे अपनी बेटी की आवाज़ उसके कानों तक सुनाई ही नहीं देता है। उस दिन तो बलबीर अपनी बेटी के साथ नशे की हालत में करता है, लेकिन उसके बाद से बलबीर की यह आदत बन जाती है। उसके बाद से बलबीर जब भी घर पे आता है, अपनी बेटी के साथ ये काम अक्सर दोहराना शुरू कर देता है, जिसको लेकर नीलम भी काफ़ी परेशान हो जाती है। नीलम अपने पिता का विरोध तो करती है, लेकिन बलबीर अपनी बेटी की एक भी आवाज़ नहीं सुनता है।
इस वजह से नीलम इस कदर से परेशान हो जाती है कि एक दिन अपने पिता से कहती है कि मुझे मेरी माँ के पास पहुँचा दो। नीलम जैसी इस तरह की बातें अपने पिता से कहती है तो बलबीर उसे धमकाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारे माँ के पास नहीं लेकर के जाऊँगा और तुम्हें मेरे पास ऐसे ही रहना पड़ेगा। उसके बाद से बलबीर जब भी नशे के हालत में आता है, अपनी बेटी के साथ जब इस तरह की हरकत करता है, आखिरकार नीलम बर्दाश्त तो करना शुरू कर देती है, लेकिन बर्दाश्त करते करते एक दिन उसका सब्र का बांध टूट जाता है। एक दिन जब बलबीर फिर से अपनी बेटी के साथ में यही कृत्य करता है तो नीलम उससे गुस्से में आकर के कहती है कि आइंदा से अब अगर तुमने मेरे साथ इस तरह की हरकत किया तो मैं इस इलाके में हंगामा मचा दूंगी। नीलम जैसी इस तरह की बातें अपने पिता को धमकी देती है तो बलबीर भी अपनी बेटी को धमकी देते हुए कहता है कि अगर ये बात तुमने किसी से बताया तो याद रखना मैं तुम्हारे दोनों भाइयों की हत्या कर दूंगा। अपने दोनों बेटों को मारने की धमकी तो देता है, लेकिन इसके बावजूद भी इस धमकी से नीलम नहीं डरती है, बल्कि नीलम अपने जिद पर उतर जाती है। नीलम जब अपने जिद पर उतर जाती है तो आखिरकार बलबीर भी अब नीलम से डर जाता है। दरअसल बलबीर को लगता है कि अगर नीलम ने वाकई में लोगों से बता दिया, अगर ये बात पुलिस को मालूम चल गया तो उसे जेल जाना पड़ेगा। इसलिए बलबीर अब नीलम से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे माँ के पास तो छोड़ दूंगा, लेकिन याद रखना अगर इस बारे में तुमने अपनी माँ से कुछ भी बताया तो मैं तुम्हारे भाइयों को नहीं छोड़ूंगा। नीलम अपने पिता के सामने अपना हाथ जोड़ लेती है और रोते हुए कहती है कि मैं इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, पर प्लीज़ मुझे मेरे माँ के पास पहुँचा दो। आखिरकार फरवरी 2018 में बलबीर अपनी बेटी नीलम को लेकर के अपने ससुराल के गांव में जाता है और गांव में ही छोड़ करके वापस चला आता है। उसके बाद से नीलम जब अपने माँ के पास पहुँचती है, रीमा जब अपने सामने अपनी बेटी नीलम को देखती है तो उसे देखकर काफ़ी खुश होती है। दरअसल तब तक रीमा भी अपने पति की गलतियों को लगभग माफ़ कर चुकी थी। रीमा अपनी बेटी से अपने पति के बारे में पूछताछ करती है कि तुम्हारे पापा कैसे हैं। इस पर नीलम अपनी माँ से कहती है कि दरअसल उन्होंने रतनपुर गांव से अपनी सारी प्रॉपर्टी 2 करोड़ में बेच दिया है और उसके बाद से काशीपुर इलाके में आकर अपने दोनों बेटों के साथ रह रहे हैं। उसके बाद से नीलम अपने माँ के साथ रहने लगती है। देखते ही देखते लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है, लेकिन नीलम इस बारे में अपनी माँ से कुछ भी नहीं बताती है। इधर नीलम जब अपने मायके में रहती है तो उसका सारा खर्च उसका बड़ा भाई उठाता है, लेकिन जैसे ही 6 महीने का समय गुजर जाता है, रीमा को भी अब लगता है कि शायद अब उसे अपने पति के पास जाना चाहिए। इसलिए एक दिन रीमा बड़ी खुश होकर के अपनी बेटी नीलम से कहती है कि चलो आज हम तुम्हारे पापा के पास चलते हैं। लेकिन रीमा जैसी इस तरह की बातें अपनी बेटी से कहती, इसे सुनकर नीलम रोने लगती है। उसे रोते हुए जब रीमा देखती है तो उससे पूछती है कि तुम रो क्यों रही हो, आखिर तुम्हें अपने पापा के पास जाने में दिक्कत क्या है। जब तरह तरह की सवाल अपनी बेटी से करना शुरू करती है, आखिरकार नीलम मजबूर होकर के अपनी माँ से सारी सच्चाई बता देती है। नीलम अपनी माँ से बता देती है कि उसके पिता ने उसके साथ कैसे कैसे गंदे काम किया है। लेकिन नीलम जब यह सारी सच्चाई अपनी माँ से बताती है तो इसे सुनकर के रीमा को अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। रीमा को जैसे ही मालूम चलता है कि उसके पति ने अपनी ही बेटी के साथ में गलत काम किया है, रीमा गुस्से के मारे एकदम से पागल हो जाती है। 19 जून 2018 को रीमा अपनी बेटी को लेकर के मझौला थाने में जाती है और अपने पति के ऊपर ही दुष्कर्म का मामला दर्ज करा देती है। पुलिस जब यह मामला दर्ज करती है उसके बाद से नीलम का मेडिकल जांच कराती है। लेकिन पुलिस जब नीलम का मेडिकल जांच कराती है तो उस मेडिकल रिपोर्ट में भी ये साफ क्लियर हो जाता है कि नीलम के साथ कई बार दुष्कर्म किया गया था। जैसे इस तरह का रिपोर्ट पुलिस को मिलता है, पुलिस अब बलबीर को अपने कस्टडी में लेने के लिए उसके घर पे जाती है। लेकिन पुलिस जब बलबीर को कस्टडी में लेने के लिए उसके घर पे जाती है तो मालूम चलता है कि बलबीर अपने दोनों बेटों को लेकर के फरार हो चुका है। पुलिस जब बलबीर के बारे में उसके पड़ोसियों से पूछताछ करती है तो पड़ोसी कहते हैं कि बलबीर ने एक वैगनार खरीद कर लाया था और उसी में अपने दोनों बेटों को बिठाकर न जाने कहाँ चला गया। उसके बाद से पुलिस अब बलबीर को अपने कस्टडी में लेने के लिए उसका मोबाइल सर्विलांस पर डाल देती है और उसका लोकेशन ट्रेस करने लगती है। पुलिस जैसे ही बलबीर का मोबाइल सर्विलांस पर डालती है तो उसका लोकेशन राजस्थान प्रदेश का दिखाता है। इससे पहले कि पुलिस अपनी टीम को लेकर राजस्थान प्रदेश में पहुंचती, बलबीर बार बार अपना लोकेशन बदलना शुरू कर देता है। राजस्थान के बाद उसका लोकेशन पंजाब का दिखाने लगता है, पंजाब से हरियाणा और हरियाणा से अमरोहा चला जाता है। लेकिन बलबीर जैसे ही हरियाणा से अमरोहा में पहुंचता है, पुलिस अपनी टीम के साथ अमरोहा में पहुंचती है और फिर वहां से बलबीर को अपने कस्टडी में ले लेती है। पुलिस जब बलबीर को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंचती है, इस पूरे वारदात के बारे में उससे पूछताछ करती है। पुलिस जब इस घटना के बारे में बलबीर से पूछताछ करना शुरू करती है तो बलबीर भी बिना किसी सख्ती दबाव के तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। उसके बाद से पुलिस बलबीर को जेल भेज देती है और फिर ये केस चलना शुरू हो जाता है। आखिरकार वो समय भी आ जाता है 17 जुलाई 2023। मुरादाबाद के पोस्को अदालत में जज साहब
बलबीर के तरफ देखते हुए अपना फैसला सुनाते हैं कि इस मुलजिम को 20 साल की सजा ही नहीं दी जाती है, बल्कि इस पर 80,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।